नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मधेपुरा की। मधेपुरा में बड़े भाई ने छोटे भाई की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। दोनों के बीच साइकिल को लेकर विवाद हुआ था। उदय किशनगंज पुलिस ने हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अपने बड़े भाई का साइकिल लेकर आ रहा था और इसी बात पर बड़े भाई ने उसे मौत की घाट उतार दिया। तो देखिए, रिश्ते का कत्ल हुआ, यहां छोटे भाई की हत्या बड़े भाई ने कर दी और महज एक साइकिल के विवाद को लेकर। मधेपुरा से एक बड़ी खबर इस वक्त आई है। वहां पे जिस प्रकार से वो लोग लिख के देंगे उस पर एफआईआर की जाएगी और पुलिस सभी बिंदुओं पे अपना अनुसंधान कर रही है। तो मधेपुरा में जहां भाई ने भाई को मौत के घाट उतारा, तो वहीं सहरसा में एक भाई ने अपनी बहन के लिए जान की बाजी तक लगा दी। यह खबर सहरसा से, जहां लड़की के अपहरण का खौफनाक मामला सामने आया। अपहरण करने आए आरोपी को लड़की के परिजनों ने पकड़कर बांध दिया। इसके बाद आरोपी ने फोन कर अपने दोस्तों को बुला लिया। 20-25 की संख्या में आए आरोपी के दोस्तों ने लड़की के भाई को गोली मार दी। उन्होंने न सिर्फ आरोपी को छुड़ा लिया बल्कि लड़की का भी अपहरण कर वहां से फरार हो गए। गोलीबारी की घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। घटना सदर थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर मासूमात पोखर के पास की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग भी की है। इसमें लड़की के भाई ऋतिक रोशन को गोली भी लगी है। इसमें ऋतिक घायल हो गया। घटनास्थल से पुलिस ने गोली का खोखा भी बरामद किया है। मिलने का बार-बार जिद कर रहा था। जब उसे मैंने विरोध किया तो उसने हम पे मारा और अपने दोस्तों से जानलेवा हमला करने की कोशिश की। मेरे पर गोलियां चलाई गई और वो मेरी बहन को गोलियों के दम पे जबरन मेरी बहन को उठा के लेके चले गए। बच्चिया के साथ में किया नहीं कि वो बात करने के लिए आया था। बच्चिया का अपहरण कर लिया है। हाँ, उसके बाद गोली मारा और उसको खींचते खींचते सब छोरा सब लेकर चला गया। वो लोग आया और यहाँ पर 10-12 उन्होंने गोली फायर किया। लड़की को घर से निकाल कर और उसको मारते फिरते अपना साथ लेकर चला गया। लगभग वो 30-35 की संख्या में आदमी थे। देवाशीष शर्मा, महेश शर्मा का बेटा, वार्ड नंबर 26 बटराहा में रहने वाला। वही अपने परिजन और साथियों के साथ जा कर के इस लड़की को बाहर मिलने के लिए गया था 2-2:30 बजे और उसी क्रम में लड़का, इसका भाई जो है ऋतिक रोशन, देखा तो उसको गोली चलाया और उस लड़की को लेकर अपहरण कर लिया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के लिए। इधर गया में बेखौफ बदमाशों ने चाकू से वार कर वार्ड सदस्य की ही हत्या कर दी। दनगाई इलाके में अज्ञात अपराधियों ने सोते वक्त दिलीप साव को मौत के घाट उतार दिया। सुबह जब परिजनों ने उनका शव देखा तो उनके होश उड़ गए। परिवार के सदस्यों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर सासाराम में एक महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। डेहरी के थाना चौक पर महिला दवा का दुकान चलाती थी। मंगलवार की रात महिला दुकान बंद कर अपने घर नीलकुठी लौट रही थी, तभी बदमाशों ने उसे गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। इससे पहले उसके पति पर भी बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। उस मामले में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। आपस में उसे सुलझाने की बात कही थी। मृतक के पति पर दवा दुकान के मकान मालिक के साथ विवाद के बाद हमला हुआ था। मकान विवाद में हमला हुआ है 8:15 बजे रात में। वो दुकान अपना बंद करके नीलकोठी गली में अपने घर पर जा रही थी। ठीक रामराज माने गढ़ी को उनका घर है और ये ठीक सत्तार मियाँ का जो टर्निंग है गली के पास, नीलकोठी गली के पास, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वहीं पर जो है इनको जो है गोली मारा गया। और पूर्व में भी जो है हमारे चाचा के ऊपर भी अटैक हुआ था। इधर सिवान में लापता बच्चे का शव मिला है। बघौना गांव में घर से कुछ ही दूरी पर मासूम आदित्य का शव मिला। बच्चे के नाक और मुंह पर कपड़ा था, जिससे लगता है कि उसका गला घोंटकर हत्या की गई। शव के पास खून के धब्बे भी मिले। शव मिलने से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश कर रही है। तो वहाँ से जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर, इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि राजेश सिंह का पुत्र टुकटुक सिंह का अपहरण हो गया है। हम लोग रात में पूरा खोजे, कहीं उसका पता नहीं चला। आज सुबह एक घर में उसको गला दाब के निर्दयी की तरह हत्या हो गया। ये बहुत ही निंदनीय है। इधर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज 18 से शहनवाज हुसैन ने कहा कि श्री कृष्ण बाबू के सपनों को पूरा करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी
और साथ ही उन्होंने कहा श्री कृष्ण बाबू के कार्यकाल में बिहार में उद्योग का जो हाल था कुछ वैसा ही करने का उनका सपना है। उन्होंने उद्योग को लेकर लोगों से राय भी मांगी है। श्री नीतीश कुमार जी का आभारी हूं कि मुझे उद्योग विभाग का जिम्मा दिया गया है। उद्योग विभाग अपने आप में बड़ा विभाग है और पूरे बिहार को उम्मीद इस उद्योग विभाग से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रोजगार के संसाधन को बढ़ाना है। बिहार में कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा उद्योग, इंडस्ट्री और रोजगार की हुई है और उद्योग और रोजगार को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पार्टी नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हमारे जिम्मे दी है। हम बिहार के जो हमारे 14 करोड़ बिहार के लोग हैं, नौजवान हैं, उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं उनके भरोसे पर पूरी तरह से खड़ा उतरूंगा। इधर बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद कला संस्कृति मंत्री ने कहा कि खेल और खिलाड़ियों का विकास करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार ग्रहण करने के बाद कला संस्कृति मंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कला संस्कृति मंत्री के रूप में आलोक रंजन ने पदभार ग्रहण कर लिया और इस वक्त हम सीधे कला संस्कृति मंत्री से रूबरू होंगे। कैसा लग रहा है मंत्री बने? ठीक है, हम लोग मंत्री बने हैं, हम समझते हैं यह दायित्व हमको मिला है। ऐसा कुछ नहीं है पहले के राज्य के तरह कि ये मंत्री बना मतलब कोई बिहार के हम राजा हो गए। हम बिहार के सेवक हैं और सेवक का दायित्व दिया गया है अपने दल के द्वारा, अपने मुख्यमंत्री के द्वारा, और इस पद पर बैठ करके, इस दायित्व पर रह करके बिहार की सेवा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मैथिली में भी आप बात कर रहे थे। न्यूज 18 के दर्शक मिथिलांचल से या फिर सीमांचल से या कोसी से जहां से भी होंगे आपको देख रहे होंगे। मैथिली में आप बताइए कि आपका उद्देश्य क्या होगा? ना हम कोनो एजेंडा नहीं बताएब। हम सबसे पहले अहाँ के कहलूं एहन बात नहीं छे कि कला संस्कृति में ऐसे पहले कोनो काज नहीं भेल छे। नहीं भेल छे तो ई विभाग केना छे? एतेटा की विभाग एते क्षेत्र में इतना महोत्सव भए रहल छे। ऐसे पहले एनडीए सरकार से पहले की होते रहे से हमरा बता दिया। लेकिन हम इतने अहाँ के कहब, आइ तो हम अहाँ के बहुत विभाग के पर बहुत कुछ नहीं कह सके छी जब तक हम विभाग के समीक्षा नहीं हेते, बैसब नहीं, समझब नहीं। लेकिन ई जरूर अहाँ के हम बतावे छी, कला संस्कृति युवा विभाग बिहार में पूरा राज्य में दिखाई पड़त, ई हम जरूर अहाँ के भरोसा दिलावे छी। खेल और खिलाड़ी की कहल चाहे छी? खेल और खिलाड़ी, अब खेल खिलाड़ी राज्य में जे खेल खिलाड़ी के प्रतिभा छे वो पूरा देश और दुनिया तक दिखाई पड़ते ये विभाग के माध्यम से। तो आलोक रंजन मंत्री हमसे रूबरू हो रहे थे, मिथिलांचल से आते हैं और निश्चित रूप से मैथिली में हमसे बात कर रहे थे। कई भरोसा इन्होंने दिया है, हालांकि पहला दिन है, अभी इन्होंने कमान संभाला ही है, ऐसे में बहुत कुछ नहीं बताया लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया। ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने भी आज पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद जयंत राज ने कहा हर गांव तक सड़क पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। जयंत राज से खास बातचीत के हमारे सहयोगी आनंद अमृत राज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के युवा मंत्री और ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज, जिन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। सर, आपने पदभार ग्रहण कर लिया, बहुत बहुत बधाई। और प्राथमिकता क्या रहने वाली है आने वाले 5 साल में? देखिए, हमारा जो विभाग है इसकी प्राथमिकता है कि हर आदमी तक सड़क पहुंचे, और हम लोगों ने भी अधिकारियों के साथ बात की, फिर अधिकारियों के साथ अभी बात होगी। हर एक लोगों तक सड़क का पहुंच कैसे हुआ, हर एक लोग का कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक टोला वगैरह वगैरह बोलते ही हैं हम लोग, तो हर एक लोगों तक सड़क का पहुंच कैसे होगा उसके वो हम लोगों का प्राथमिकता में रहेगा। मतलब टोला बसावट तक जो सड़क पहुंचनी है। सर, कई जगह पे जमीन की समस्या हो जाती है, तो समस्या को कैसे दूर करने वाले हैं? जमीन का क्या समस्या है? मान लीजिए कुछ जगह पे तो स्थानीय स्तर पे स्थानीय माननीय हैं उन लोगों से भी हम लोग मदद लेते रहेंगे, और
और जो समस्या आएगा अधिग्रहण का, जहाँ पे मामला आएगा अधिग्रहण, और अगर मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा ही विवाद अधिग्रहण भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तब तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। उसको भी हम लोग सॉल्व करने का डीएम के स्तर पे या जैसे भी होता है उसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी, आप पहली बार विधायक बने और पहली बार मंत्री बने तो एक बड़ी चुनौती है, तो आने वाले समय में आप सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं? चुनौती इसको मत कहिए, चुनौती के रूप में नहीं देखते हैं, इसको हम मिशन के रूप में देख रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे इस विभाग को दुरुस्त करें, कैसे हर लोगों तक सड़क को पहुंचाएं, ये हम लोगों के लिए। उत्तर बिहार में कई इलाकों में हर बार बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तो वैसे सड़कों के लिए कुछ खास योजना बनाया है क्या आपने? अभी तो आज तो हम विभाग में आए हैं, उत्तर बिहार का अगर सड़क, हम पूरे बिहार के सड़क के बारे में सोच रहे हैं। उत्तर बिहार भी उसमें एक हिस्सा है, उत्तर बिहार में बाढ़ का इलाका है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए थे हमारे साथ ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज, जिन्होंने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और खासकर अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं ताकि आने वाले समय में जो रोड मैप तैयार किया गया है बिहार सरकार की तरफ से उसे पूरा कर सके। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। कुलपति के मुताबिक साल 2018 का यह मामला है। उस वक्त राजेश सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति थे। स्थापना के वक्त 12 कॉलेजों से 10-10 लाख रुपए लिया गया था, लेकिन उस रुपए के खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा हो सका था। इस मामले को लेकर लोकायुक्त में केस चल रहा है। इस मामले में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया जो सभी जरूरी दस्तावेज लोकायुक्त को भेजेगा। गड़बड़ी को लेकर लोकायुक्त ने उच्च शिक्षा विभाग, राज्यपाल हाउस और यूनिवर्सिटी से रिपोर्ट तलब की है। कि इसके बारे में आप जानकारी हमें प्राप्त करिए, तो उसके बारे में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो भी सर्टिफिकेट यूटिलाइजेशन विश्वविद्यालय के पास है, साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इकट्ठा करके भेज दिया जाएगा। तो इसकी अगली तिथि कब निर्धारित हुई? इसकी अगली तिथि जो है, इस लोकायुक्त में केस है शायद 5 या 7 मई को। सरस्वती पूजा में अब महज 1 सप्ताह ही बचा है। मूर्तिकार सरस्वती प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मूर्ति को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। मुंगेर में सरस्वती पूजा की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। बसंत पंचमी के 6 दिन शेष हैं। अब ऐसे में स्कूल हो, कॉलेज हो या जो प्रतिमा बनाने वाले हैं, प्रतिमा को अंतिम रूप देने में लगे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ये जो है देवी की जो प्रतिमा है उसको आप देख सकते हैं साज सज्जा किया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसको सजाया गया है। ये जो है पीओपी का जो है प्रतिमा है, इनको बनाने में ये लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी प्रतिमा है जिसको ये लोग बनाते हैं, तथा यहाँ से जो बसंत पंचमी के पहले ये लोग अपने पूजा, जहाँ पे पूजा होती है उन स्थानों पे ये लोग जो आएंगे इनको यहाँ से ले जाएंगे और इनकी स्थापना करने के बाद फिर पूजा में ये लोग लिप्त होंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी है कितनी भव्य प्रतिमा बनी हुई है। हम इन्हीं से जानना चाहते हैं इसको बनाने में कितने दिन लगते हैं? 1.5 महीना 2 महीना। ये बनाने में जो है ना तो 1.5 महीना में पेंटिंग चालू हो जाता है, 2 महीना लग जाता है। 2 महीना लग जाता है। अच्छा ये बताइए आपको कितने समय लग जाते हैं? हर 1.5 महीना से करते करते सरस्वती पूजा तैयारी हो जाता है। हो जाता है। हाँ। कितने में एक बिकता है? एक तो जैसे मूर्ति है उससे दाम लगता है। अच्छा, तो लगभग इसकी कीमत कितनी होगी? इसकी कीमत 1500 2000। 2 से 3 दिनों में ये प्रतिमा जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, इस प्रतिमा को अपने स्कूल कॉलेज में ले जाके स्थापित करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। अरुण शर्मा, न्यूज 18। इस बार 16 फरवरी को सरस्वती पूजा है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मूर्तिकारों में जो उत्साह होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा। कटिहार में मूर्तिकारों की माने तो बाजार के सामान्य नहीं होने की वजह से परेशानी बरकरार है। मूर्ति के खरीदार भी महंगाई और आर्थिक तंगी का हवाला दे रहे हैं। मूर्तिकार और ग्राहकों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। सरस्वती पूजा के आयोजन में अब 1 हफ्ते से भी कम समय रह गया है, इसीलिए मूर्तिकारों का हाथ अब तेज है। देख रहे हैं यहाँ मूर्ति बनाया जा रहा है और ये मूर्ति अब जो फाइनल टच दिया जा रहा है। अब इस मूर्ति को मंदिर तक, चाहे जो भी आयोजन स्थल तक पहुँचाने की कवायद है।
वो पहुंचाया जाएगा। लेकिन कोरोना काल के बाद ये साल की शुरुआत है और सरस्वती पूजा का आयोजन इस बार बेरोक टोक हो रहा है। इसको लेकर मूर्तिकारों में कितना उत्साह है और क्या परेशानी है, आइए बात करते हैं। तो हम लोग दिसंबर महीने से बनाना शुरू किए हैं मूर्ति, 1 दिसंबर से चालू है और अभी तक काम कर ही रहे हैं हम लोग। क्या कोरोना काल के बाद कुछ तो राहत मिला है? राहत, महंगाई बढ़ चुकी है, राहत की कोई बात नहीं है। राहत यही है कि थोड़ा हम लोग को काम करने की छूट मिली है, काम करने के लिए छूट मिली है और कोरोना के जो नियम है उसको पालन करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। मूर्ति लेने आए हैं? जी। कहाँ से आए हैं? दुर्गा स्थल से है, मेरे कोचिंग है। अच्छा है, कोचिंग चलता है, उसी का मूर्ति लेना है। तो क्या लग रहा है कोरोना के बाद ठीक ठाक है माहौल? ना, माहौल तो ठीक नहीं है, उस तरह का कोचिंग भी नहीं चल रहा है। अच्छा, बड़ा मूर्ति का रेट कुछ अधिक बुझा रहा है, तो इन लोगों का भी परेशानी है। हर चीज़ में पैसा, हर चीज़ का दोगुना रेट हो चुका है। ये लोग जिस तरह का बता रहे हैं तो सोचते हैं छोटा मूर्ति लेके ही पूजा कर लें। कई परेशानियां हैं मूर्तिकारों के साथ साथ जो भी कस्टमर हैं वो लोग भी किसी तरह कोरोना के बाद कोचिंग सेंटर शुरू हुआ है, लेकिन अब तक वो जो रिजल्ट आना चाहिए था, जो भीड़ आना चाहिए था, वो भीड़ नहीं आ पाया, जिसे लेकर कोचिंग संस्था खासकर जो सरस्वती पूजा का आयोजन स्थल है वो लोग भी परेशान है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। खगड़िया में भी सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों से चल रही है। मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को इस पूजा से काफी उम्मीदें हैं। मूर्ति बनाने वाले कलाकारों से बातचीत की हमारा सहयोगी दिग्विजय ने। सरस्वती पूजा की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो मूर्तिकार हैं जो देख सकते हैं कि खगड़िया में भी मूर्ति जो सरस्वती माँ की प्रतिमा है उसको अंतिम रूप देने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो खगड़िया का अभी हम आपको ये बता दें कि जिस जगह पर अभी हम मौजूद है वहाँ पर एक परिवार जो है वो कुम्हार जाति से आते हैं, जिनका मुख्य पेशा मूर्ति निर्माण और मिट्टी से जुड़ा बर्तन से लेकर के जो भी सामान होता है उनका निर्माण कार्य वो करते हैं। और जो स्थिति अभी देख सकते हैं कि जैसे ही सरस्वती पूजा का समय नज़दीक आया है पूरा परिवार जो माँ सरस्वती है उनके प्रतिमा के निर्माण में जुटे हुए हैं। यहाँ पे जिस तरह से संख्या में प्रतिमा बनाया करते थे उससे 25% घट गया है। और चाहत लोगों का तो है, छोटी प्रतिमा चाह रहे हैं किसी तरह से पूजा पाठन माता दी का कर ले। सीजनेबल काम है, जब मिट्टी का काम मूर्ति का काम हुआ तो सब लग गए, काम जब ख़त्म हो गया तो बच्चे लोग बाहर चले जाते हैं, प्रदेश पलायन कर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, यही सब काम में किसी तरह पालन पोषण होता है। हम लोग तो किसी तरह बिजनेस कर उड़ के जो है काम चला लेते हैं, लेकिन लड़के बच्चे का नहीं चल पाता है। तो जाहिर है खगड़िया में भी सरस्वती जो पूजा नज़दीक आ गया जिसके कारण जो मूर्तिकार है यहाँ पर मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। जो माँ सरस्वती का जो मूर्ति का जो निर्माण किया जा रहा है वो देख सकते हैं कि कुम्हार जाति के लोग करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण इनके जो ये रोजगार है उस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। इधर कटिहार में एक बार फिर दंगल गर्ल्स ने जमकर बवाल मचाया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां ये लड़कियां दरवाजे को पीट रही हैं। इनका गुस्सा ये बताने के लिए काफी है कि वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मामला नगर थाना क्षेत्र के गामी टोले का है। यहाँ शख्स एक महिला को पीट रहा था। इन लड़कियों ने उस शख्स को रोकना चाहा तो वो शख्स जो है इन लड़कियों से ही भिड़ गया। फिर क्या था, इन लड़कियों ने बवाल मचाना शुरू कर दिया। लड़कियों के गुस्से को देखकर वो शख्स वहां से भाग खड़ा हुआ। उस शख्स के भागने के बावजूद ये लड़कियां यहाँ बवाल करती रही, दरवाजे को पीटती रही। पूरे बवाल के दौरान पुलिस भी यहां पर मूक दर्शक बनी रही। आखिरकार लोगों ने इन लड़कियों को शांत कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लड़कियां पहले भी पब्लिक प्लेस में बवाल मचा चुकी हैं। एक बार तो उन्होंने कोचिंग सेंटर के सामने ही हंगामा भी शुरू कर दिया था। एक लेडीज को वो रिक्शा में बैठा था, एक जेंट्स को पहले पीटा, ठीक है। उसके बाद लेडीज बोली क्यों मेरे हस्बैंड को पीट रहे हैं, तो उसको वो पकड़ के छोटा। वाले का क्या नाम था? नाम नहीं पता है, हम लोग नहीं जानते। अरे हम लोग का कोई मैटर नहीं है, या फिर हम इनको नहीं जानते, ये भी हमको नहीं जानते। हम बोले बस हमको अच्छा नहीं लगा, हम बोले लेडीज को क्यों पीट रहे हैं, तो हमको बोला तुमको इससे क्या मतलब है। हम बोले वो 4 लड़कियां थी जो कि अनावश्यक सड़क को जाम किए हुए थी। प्रशासन के आने के बाद भी उनको भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी इनको हटाने में। कारण उन लोगों का एक हैबिट बना हुआ है जहां तहां जो है उत्पात मचाना।